ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से एक के बाद एक कार और टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने निसान की खबर कवर की थी कि हमें ऐसा पता चला था कि निसान बैंकरप्ट होने वाली थी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सेम टू सेम खबर केटीएम के लिए भी आ रही है। केटीएम ने यहाँ पर इंसॉल्वेंसी अनाउंस कर दी है क्योंकि उनके ऊपर $3 बिलियन US का कर्जा चढ़ा हुआ है, जो कि वो लोग अब वापस नहीं कर सकते। फिलहाल केटीएम इतने ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है कि हो सकता है कि केटीएम को अपने हजारों एम्प्लॉइज को निकालना पड़ सकता है काम से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उनके ऊपर $40 मिलियन वर्थ की सैलरी पेंडिंग है और वो 356 मिलियन यूरोस अपने सप्लायर का भी ओन करते हैं। तो इसीलिए अब उन्हें प्रोडक्शन भी बंद करनी पड़ेगी। इसके चलते उनकी ऑस्ट्रेलिया में जो फैक्ट्री है उसको भी बंद करनी पड़ जाएगी। ये पूरी की पूरी न्यूज सुनकर तो मैं तो थोड़ा सा हैरान रह गया, पता है आपको, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि केटीएम की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर जो उनके सेल्स फिगर है ना वो काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर महज इंडिया की बात करें तो 2015 में 1,80,801 बाइक बिकी थी 2015 में, और उस नंबर को अगर हम 2024 में देखें तो वो नंबर महज 65,000 के आसपास है, यानी कि महज 65,000 केटीएम बाइक्स इंडिया में बिकी है 2024 में। यानी कि हम यूँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट बाइक होने के मुताबिक भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रही है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर सेल्स को लेकर दिक्कत आई कैसे, यानी कि कम कैसे हो गई थोड़ी सी, और क्या यहाँ पर इसमें बजाज का कोई रोल है या फिर नहीं, क्योंकि आज तक हम ये जानते हुए आए हैं कि बजाज के पास आज तक ऑलमोस्ट आधी केटीएम की हिस्सेदारी रही है। चलो इन सभी जानकारी को इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर केटीएम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर केटीएम एक 90 साल पुरानी कंपनी है। इसकी शुरुआत 1934 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। सबसे पहले इस स्टोरी को जानने से पहले केटीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्रोनरिफ ट्रंकनपोल्स मेटिंगोफोन। और जैसा कि एज इट इज मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत 1934 में ऑस्ट्रिया में हुई थी, और इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था हैंस ट्रंकनपोल, और उन्होंने ऑस्ट्रिया के मेटिंगोफोन शहर में एक छोटी मशीन वर्कशॉप की स्थापना के बाद इसकी शुरुआत की थी। और उस वर्कशॉप को क्या नाम रखा गया था पता है आपको? ट्रंकनपोल्स मेटिंगोफोन, जो कि शुरुआत में एक जनरल रिपेयर वर्कशॉप थी। 1940 के आसपास वर्कशॉप ने मोटरसाइकिल्स की रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर दिया था। हैंस ट्रंकनपोल्स ने 1951 में अपनी पहली मोटरसाइकिल डिजाइन की थी। इसका नाम रखा गया था R100। उस वक्त केटीएम लोकल मार्केट के लिए बनाई गई थी। 1953 में अर्नेस्ट कॉनड्रिफ, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसका नाम कॉनड्रिफ ट्रंकनपोल्स मेटिंगोफोन यानी कि केटीएम रख दिया गया। और आगे चलकर केटीएम ने ऑफ रोड मोटरसाइकिल, रेसिंग बाइक और हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बनाने का नाम अपने नाम पर कर लिया था। अब ये तो थी यहाँ पर एक ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर केटीएम के ऑपरेशंस की जो टाइमलाइन है ना उसमें बहुत ही कुछ घटा हुआ है। इसमें से एक घटना तो यह है कि बजाज ने केटीएम के बहुत सारे स्टेक को एक्वायर कर लिया था। बजाज ने 2007 में केटीएम के 14.30 स्टेक्स को हायर कर लिया था, जो कि 2013 में बढ़कर 47.97% हो गया था। यानी कि 2013 में बजाज केटीएम के ऑलमोस्ट हाफ ओनर बन चुके थे। बजाज और केटीएम की यह डील म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हुई थी। बजाज को यहाँ पर मैच्योर और डेवलप्ड मार्केट के लिए अडॉप्ट करना था, वहीं पर केटीएम को साउथ ईस्टर्न मार्केट में छोटी मोटरसाइकिल बेचा करनी थी। इस चीज में बजाज उनकी मदद कर सकता था, और ऐसा सेम टू सेम अगर देखा जाए तो हुआ भी था। और इसका एग्जाम्पल हम यूँ देख सकते हैं कि आज जितनी भी छोटी कम्युनिटी की मोटरसाइकिल बनाती है केटीएम, उसमें बजाज का रोल रहता है, यानी कि वो सारी की सारी बजाज की फैसिलिटी में बना करती है। खैर यहाँ पर बजाज केटीएम के बहुत सारे स्टेक रखा करती थी, लेकिन आगे चलकर यानी कि 2021 में बजाज ने केटीएम के शेयर को उसके पेरेंट कंपनी के साथ स्वैप कर लिया, यानी कि मेरा मतलब है पीएरआर ग्रुप के साथ। यानी कि बजाज के पास केटीएम के जो 44% के स्टेक थे वो पीएरआर ग्रुप ने ले लिए, और पीएरआर ग्रुप ने अपने खुद के स्टेक बजाज को वापस कर दिए। लेकिन यहाँ पर आखिर बजाज ने ऐसा किया ही क्यों? वेल, यहाँ पर पीएरआर ने बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करके रखा हुआ है। ऐसे में महज केटीएम के साथ पार्टनरशिप रखना बजाज को शायद तक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल या फिर समझदारी वाली बात नहीं लगी। खैर वो जो भी बात हो, लेकिन यही वो टाइम पीरियड था जिसके बाद केटीएम के साथ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आनी चालू हो गई थी, और ये आज के टाइम पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि केटीएम ने इंसॉल्वेंसी को अनाउंस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो दिक्कतें क्या थी जिसकी वजह से केटीएम को ऐसा करना पड़ा था, और वो सारी की सारी यहाँ पर दिक्कतें क्या है आपको मालूम है? इन्वेंट्री और इन्वेंट्री। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, समझाता हूँ ना मैं। देखो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट बेचा करता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तभी पैसा कमाता है। और अगर किसी भी कंपनी के पास XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर पड़ी रहती है, लेकिन मेरा मतलब है अगर उनका माल एक्सेस में पड़ा होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर उनका पैसा अटक जाएगा। और यहाँ पर खास करके ऑटोमोबाइल जैसे लो मार्जिन और मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती हुई कंपनी, जहाँ पर कैपिटल यानी कि फ्री कैश की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, में अगर यहाँ पर पैसा अटक जाता है तो यहाँ पर दिक्कतें उनके लिए और भी ज्यादा सातवें आसमान पर चली जाती है। और केटीएम के साथ ऐसा सेम टू सेम हुआ था एग्जैक्टली। केटीएम के पास 1 या 2 महीने या फिर 3 महीने की नहीं बल्कि पूरे 1 साल की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। जर्मन मीडिया हाउस द स्टैंडर्ड के हिसाब से केटीएम के पास ऑलमोस्ट 2,65,000 से भी ज्यादा यूनिट अनसोल्ड पड़ी हुई है, यानी कि जितनी भी गाड़ियां वो पूरे साल के अंदर
बेचा करते हैं ना, सारी की सारी मोटरसाइकिल अभी उनके पास अनसोल्ड पड़ी हुई है और इसकी वजह से केटीएम की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट 440 मिलियन यूरोस तक पहुंच चुकी है और जो केटीएम का पूरा कर्ज है ना वो 3 बिलियन यूरोस का हो चुका है। अब इसमें से 1.2 मिलियन यूरोस तो सिर्फ केटीएम मल्टीपल बैंक्स का ओन करती है और इसमें से भी ज्यादातर जो लोन्स है वो अनसिक्योर्ड लोन्स है। इन्हीं सब कारणों की वजह से केटीएम ने इंसॉल्वेंसी फाइल करी है, यानी कि अब केटीएम कर्जा चुकाने की हालत में नहीं है बिल्कुल भी। इंसॉल्वेंसी फाइलिंग के दौरान क्रेडिटर्स की बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उनमें कई सारी बातें भी सामने आई, बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी वजह से केटीएम आज के टाइम पर ऐसी जगह पर आकर खड़ी हुई है। इस मीटिंग में इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर इतनी सारी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज इस कंपनी के पास आखिर खड़ी कैसी है, क्यों है, कब से है और कब तक रहेगी। और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब उनको मिल भी गया और यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर था मैनेजमेंट एरर। उन्होंने ये कहा कि आज से ही नहीं बल्कि 2023 में यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे थे कि केटीएम मोटरसाइकिल की जो डिमांड है मार्केट में वो लगातार गिरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक नई मोटरसाइकिल्स की जो प्रोडक्शन है उसको धीमा नहीं किया गया था। डिमांड कम होने के बावजूद भी नई मोटरसाइकिल को उसी स्पीड से प्रोड्यूस किया गया था जैसा कि वो पहले किया करते थे और यही उन लोग का सबसे बड़ा सेटबैक साबित हुआ और एंड में लानत ये पड़ी कि साल भर की अनसोल्ड इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई थी। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि डिमांड कम और प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से केटीएम की जो इन्वेंट्री है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई और मैनेजमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो केटीएम की डिमांड है वो कम क्यों हुई आखिर। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि पूरी दुनिया की टू व्हीलर मार्केट है वहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है और यहाँ पर लोग उतने ज्यादा टू व्हीलर्स नहीं खरीद रहे हैं पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और ये स्पेसिफिकली कब हुआ है मालूम है आपको? कोरोना के बाद से। दूसरी दिक्कत यहाँ पर केटीएम के साथ क्या है मालूम है कि वो लोग इनोवेशन नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि वो पहले किया करते थे। और वो लोग ऐसा क्यों किया करते थे? टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और वो लोग ऐसा भी करना बंद कर चुके थे। और मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली सुपर बाइक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो तीसरा रीजन यहाँ पर आता है और सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए वो है रिलायबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल केटीएम की जो 790, 890 और 901 जो मॉडल्स है ना उनमें काफी ज्यादा रिलायबिलिटी इश्यूज देखने को मिले हैं। जैसे कि इनके यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट जल्दी खराब हो रहे थे और यहाँ पर हेड गैसेट्स में भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि केटीएम स्मॉल कैपेसिटी टू व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं किया करती है। वो नए सेगमेंट्स के अंदर कभी भी नहीं घुसा करती है, यहाँ तक कि नई तरीके की मोटरसाइकिल कभी भी नहीं बनाया करती है और सिर्फ स्पोर्ट बाइक पर ही ध्यान दिया करते हैं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित होती है। अब ये सारी की सारी दिक्कतें तो ओवरऑल केटीएम कंपनी के साथ है, लेकिन क्या यहाँ पर इसका असर इंडिया में भी है? क्या यहाँ पर भारत के अंदर भी केटीएम के दिन अब बुरे चल रहे हैं? यहाँ पर अभी तक जो न्यूज निकल के सामने आती है यानी कि बजाज की छत्र छाया में जो न्यूज है यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस अभी देखने को मिल रहे हैं केटीएम की तरफ से उनमें कोई भी दिक्कतें नहीं दिखती है। अब यहाँ पर बजाज ऑटो से केटीएम की इस दिक्कत के ऊपर कमेंट मांगा गया। उन्होंने ये कहा कि द केटीएम बिजनेस दैट इज रन आउट ऑफ इंडिया for which product are co-developed by KTM and Bajaj and manufactured and sold by Bajaj Auto continues to operate in normal courses during the period, company added। तो इससे ये साफ साफ समझ में आता है यहाँ पर कि जो KTM की प्रॉब्लम चल रही है ना वो पियरर मोबाइलिटी, पियरर एजी और KTM एजी के बीच चल रही है, यानी कि उन बिजनेसेस के साथ जिसे ऑस्ट्रिया से ऑपरेट किया जाता है। इंडिया में अभी हाल फिलहाल में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना केटीएम की, और इन सभी सिचुएशन में अगर केटीएम फेल हो जाती है तो केटीएम को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। तो इस केस में ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि केटीएम इंडिया में ऑपरेट करेगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि केटीएम का आखिर भविष्य क्या है। देखो यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन अगर मैं अपना देना चाहूँ तो मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं लगता कि केटीएम के साथ कोई भी दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पर फ्यूचर भी इसका प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, लेकिन इतनी सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने के बाद तो मुझे ये समझ में आता है कि ऑटोमोटिव कंपनी को कोई ना कोई यहाँ पर बचा ही लेता है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ केटीएम के साथ भी होता हुआ दिखाई देता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती है कि केटीएम को 7 मिलियन यूरोस कुछ इन्वेस्टर्स ने ऑफर किए हैं और ये सब चीजें ये दर्शाती है कि केटीएम के दिन उतने भी बुरे नहीं चलते जितना कि हमें दिखाया जाता है। और वैसे भी अगर बाकी ब्रांड्स के मुकाबले हम देखें तो केटीएम की हालत उतनी भी ज्यादा खराब नहीं दिखाई देती यहाँ पर, जो कि केटीएम की सेल यहाँ पर कम जरूर हुई है लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब तो नहीं है ना। और इसीलिए अगर वो यहाँ पर सीरियस कॉस्ट कटिंग करते हैं और यहाँ पर जो उनकी इन्वेंट्री पड़ी है अगर वो उसे क्लियर कर देते हैं देन वापिस से केटीएम अपने ट्रैक पर आ जाएगी। तो केटीएम की इस कंट्रोवर्सी और इस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो कि निसान की बैंकरप्सी की स्टोरी क्या है यहाँ पर, आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो जिसको मैं आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही।